किसी गांव में हरिसमरन नाम का एक गरीब आदमी रहता था। गरीब होने के साथ साथ उसका परिवार भी बहुत बड़ा था। गरीबी के कारण वो ठीक से अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाता था और उसकी पत्नी भी हमेशा बीमार रहती थी। हरिसमरन केवल निर्धन ही नहीं बल्कि मूर्ख भी था। वह अनपढ़ था और कई बार उसे और उसके परिवार को भूखे रहना पड़ता था। हरिसमरन को कोई काम भी नहीं करना आता था, इसलिए जहां पर भी वो काम मांगने के लिए जाता उसे काम नहीं मिलता था। अपनी गरीबी से तंग आकर एक बार हरिसमरन ने अपने गांव को छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि उसका मानना था कि इस गांव में उसे काम नहीं मिलेगा। यही सोचकर हरिसमरन अपने पूरे परिवार के साथ एक दूसरे गांव में जाकर बस गया। नए गांव में आकर हरिसमरन वहां के एक सेठ के पास जा पहुंचा और कहने लगा, सेठ जी, मैं एक गरीब आदमी हूं। मैं और मेरा परिवार कई दिनों से भूखे हैं। क्या आप मुझे कोई काम देंगे? सेठ सोचने लगा कि एक नौकर की मेरे को आवश्यकता है जो मेरे अस्तबल में मेरे घोड़ों की देखभाल कर सके। सेठ ने कहा, तुम शरीर से तगड़े दिखाई देते हो, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें काम पर लगाता हूँ। और सेठ ने हरिसमरन को अपना नौकर रख लिया और घर के पास ही उसे रहने के लिए एक झोपड़ी दे दी। हरिसमरन के लड़के व्यापारी की गायें और घोड़ों की देखभाल करते थे, जबकि उसकी पत्नी व्यापारी के घर की सफाई तथा अन्य घरेलू कार्य करती थी। जल्दी ही हरिसमरन तथा उसका परिवार सेठ के घर में घुल मिल गया था। एक दिन व्यापारी की लड़की का विवाह था और इस अवसर पर घर में भोज का आयोजन किया गया था। सही समय पर बारात आ गई। तब सेठ ने अपने नौकर हरिसमरन से कहा, सब कुछ तैयार है क्या? सभी मिठाइयाँ थालियों में लगवा दी गई? जी हजूर, तैयारी पूरी है। फिर हरिसमरन ये सोचने लगा कि आज उसे भी बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन मिलेंगे और वह अपनी जीवा को तृप्त कर पाएगा। आज मैंने बड़ी ही मेहनत की है। निसंदेह अतिथियों के जाने के बाद मालिक हमें भी भोजन अवश्य करवाएंगे, परंतु ऐसा हो ना सका। सारे बाराती और सेठ का परिवार खा पी कर सो गया। उन्हें अपने नौकरों का विचार ही नहीं आया। दुखी होकर हरिसमरन ने अपने परिवार से कहा, चलो बच्चों, अब हम चलकर सो जाते हैं। आज हमारे भाग्य में स्वादिष्ट खाना नहीं लिखा था। लगता है हमारी जीवा को आज स्वाद नहीं मिल पाएगा। अपनी झोपड़ी में पहुंचकर हरिसमरन ने अपनी पत्नी से कहा, मैं निर्धन और मूर्ख हूं, इसीलिए कोई मुझ पर ध्यान नहीं देता। आप चिंता मत करें, हमारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। काश मुझे भी कोई गुप्त विद्या आती जिसके कारण लोग मेरा आदर करते। अचानक हरिसमरन के मन में एक विचार आया और वह उठ बैठा और अपनी पत्नी से बोला, मुझे एक विचार आया है। और फिर वो अपनी पत्नी के कान में धीरे धीरे से कुछ कहने लगा और उसके बाद रात के घने अंधकार में चुपचाप घर से भाग निकला। वह सीधा अस्तबल में गया और वहां से उसने एक घोड़े को खोला, वो घोड़ा जो दूल्हा लेकर आया था, और फिर उस घोड़े को पास के ही एक जंगल में ले जाकर एक पेड़ के पीछे गुप्त स्थान पर बांध दिया। इसके बाद हरिसमरन वापस अपनी झोपड़ी में आकर चुपचाप सो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह के समय जब सेठ की आंख खुली तो पूरे घर में यह खबर फैल गई कि दूल्हे का घोड़ा चोरी हो गया है। ये बात सेठ के लिए बड़ी ही बेइज्जती की बात थी। वह अपने जमाई से कहने लगा, बेटा, मुझे बड़ा ही दुख है, ऐसे पहले कभी भी नहीं हुआ है। सेठ ने क्रोध में आकर अपने सब नौकरों को बुलवाया और कहने लगा, जाओ कोना कोना छान मारो और घोड़े को ढूंढ कर लेकर आओ। सेठ के जवाई राजा ने कहा, इसका अब कोई भी लाभ नहीं होगा पिताजी, क्योंकि चोर घोड़े को लेकर भाग चुके होंगे। तभी हरिसमरन की पत्नी, जो वहां पर खड़ी सब कुछ देख रही थी, वह सेठ के नजदीक आई और बोली, हजूर, क्या मैं आपको एक सुझाव दे सकती हूँ? मेरे पति बहुत ही बुद्धिमान हैं। सेठ ने कहा, घोड़ों को ढूंढने के लिए बुद्धि की क्या आवश्यकता है? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मेरे पति को गूढ़ तत्व का ज्ञान है और वह घोड़ों को ढूंढने में समर्थ हैं। आप उनसे क्यों नहीं कहते
जब तक उनसे कोई कहेगा नहीं तब तक वह अपनी ज्ञान शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। सेठ ने हरिसमरन को बुलवाया और कहा, हरिसमरन, कृपया घोड़े को ढूंढने के लिए अपनी ज्ञान व शक्ति का प्रयोग करो, मैं तुम्हें बहुत सा इनाम दूंगा। हरिसमरन ने कहा, कल आप मुझे भूल गए थे। आपके घर में अनेक लोग आए और सब ने भर पेट स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाया, लेकिन आप अपने नौकरों को ही खाना खिलाना भूल गए। आज जब आपको मेरी जरूरत है तो आपने मुझे याद कर लिया। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, हरिसमरन, मुझे माफ कर दो, अब ऐसा कभी भी नहीं होगा, परंतु आज मेरी इज्जत का सवाल है। इसके बाद हरिसमरन ने एक कागज मांगा और उस पर अनेक प्रकार के चित्र बनाने लगा। वह ऐसा नाटक करने लगा मानो वो कोई गणित लगा रहा हो। और फिर कुछ देर बाद वो सेठ से कहता है, सेठ जी, घोड़ा आपके घर के ही पीछे जंगल में है। इससे पहले कि चोर उस घोड़े को ले जाएं, आप उसे ले आइए। और फिर सेठ ने अपने कुछ नौकरों को जंगल में उस स्थान पर भेज दिया जो हरिसमरन ने उसे बताया था। कुछ देर बाद नौकर दूल्हे के घोड़े को लेकर वापस आ गए और अपने मालिक से कहने लगे, सेठ जी, घोड़ा बिल्कुल वहीं पर था जहां हरिसमरन ने हमें बताया था। और फिर वहां पर खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। वे लोग हरिसमरन को अंतर्यामी मानने लगे और कहने लगे, अरे वाह, लगता है ये कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी है जिसने अपनी विद्या से घोड़े का पता लगा लिया। और फिर सेठ ने हरिसमरन को काफी धन इनाम में दिया। अब हरिसमरन पहले की तरह गरीब नहीं रह गया था। वह अपने परिवार का गुजर बसर अच्छे से करने लगा था। साथ ही साथ पूरे गांव में ये ख्याति फैल गई कि हरिसमरन एक बहुत ही उच्च कोटि का ज्योतिषी है। एक दिन की बात है, राजा के महल में मंत्री ने आकर राजा से कहा, महाराज, आपके हीरे जवाहरात और स्वर्ण मुद्राएं धीरे धीरे करके चोरी होती जा रही हैं। आज जब मैंने जांच की तो कई स्वर्ण मुद्राएं कम थी। क्या ऐसा किसने किया है? हम उस चोर को कैसे पकड़ेंगे? महाराज, मैंने सुना है कि हमारे राज्य में एक हरिसमरन नाम का आदमी है जो अपनी ज्योतिष विद्या के कारण बहुत ही प्रसिद्ध है और वो खोई हुई चीजों का पता लगा देता है। वह अवश्य ही आपको बता देगा कि किसने आपके रत्न चुराए हैं और कहां पर छिपाए हैं। राजा ने उसी समय हरिसमरन को अपने सामने पेश होने का आदेश दिया। जब राजा के सैनिक हरिसमरन के घर पर पहुंचे तो वह भय के मारे कांपने लगा। वह सोचने लगा, अवश्य ही उससे कोई अपराध हो गया है जो महाराज ने उसे इसी समय महल में बुलाया है। सैनिक उसे लेकर राजा के सामने पेश कर देते हैं। तब राजा ने कहा, सुनो, मेरे रत्न किसने चुराए हैं? अगर तुम नहीं बता पाए तो मैं तुम्हारा सिर कटवा दूंगा। हरिसमरन मन ही मन में सोचने लगा, ये मैं किस मुसीबत में फंस गया। मैंने खुद ही अपनी ख्याति फैलाई और अब खुद ही अपने जाल में फंस गया हूँ। अब मैं क्या करूँ? अपनी जान बचाने के लिए हरिसमरन कहने लगा, महाराज, मुझे गणित लगाना पड़ेगा। यह कोई सरल कार्य नहीं है। मैं कल तक ही आपको बता सकूंगा कि आपके रत्न किसने चुराए और वह कहाँ पर छिपाए गए हैं। महाराज ने आदेश दिया, इसको एक कमरे में रखा जाए और वहां पर पहरा लगा दिया जाए। कल इसे वापस मेरे सामने पेश किया जाए। हरिसमरन अपने कमरे में बैठा हुआ था और सोच रहा था कि अब उसका क्या होगा। दूसरी तरफ महल में जीवा नाम की एक दासी थी जो वास्तव में रत्न चुराने की अपराधी थी। वही दासी अपने भाई के साथ मिलकर रोज थोड़े थोड़े रत्न राजा के खजाने से चुराया करती थी। जब उसे पता चला कि महल में एक बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिष आ गया है जो रत्नों को चुराने वाले का पता बताएगा, तो वह घबरा गई और मन ही मन में सोचने लगी, ये आदमी तो अंतर्यामी है। मैंने भी इसके बारे में काफी सुना है। लगता है अब मैं बच नहीं पाऊंगी। इसे अवश्य ही पता चल जाएगा कि मैं ही चोर हूँ और फिर महाराज मेरा सिर काट देंगे। और जब रात गहरी हो गई तो वो दासी जिसका नाम जीवा था वह उस कमरे के बाहर गई जहां हरिसमरन को रखा हुआ था और दरवाजे के साथ कान लगाकर अंदर की बातें सुनने का प्रयास करने लगी। दूसरी तरफ
अंदर बैठा हरिसमरन बहुत ही घबराया हुआ था। वह सोच रहा था कि ये मुसीबत उसकी खुद की ही लाई हुई है। ना वह अपने बारे में ये प्रसिद्ध करता कि वो अंतर्यामी है और ना ही वो इस मुसीबत में पड़ता। वह बड़बड़ा रहा था कि ये सारी मुसीबत मेरी इस जीवा के कारण है। जिस दिन मालिक के घर में बारात आई थी उस दिन ये जीवा स्वादिष्ट खाना खाना चाहती थी। और फिर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, ये सब कुछ इस जीवा के कारण ही हुआ है। हे जीवा, तूने ये क्या कर दिया? तूने अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए सभी मर्यादाओं को लांघ दिया। अब तू अवश्य ही अपने कुकर्मों का फल भोगेगी। बाहर खड़ी दासी ये सब सुन रही थी। वह सोचने लगी, हे भगवान, इसे तो सब कुछ मालूम है, इसे सब कुछ ज्ञात है। अब मैं क्या करूं? सर्वोत्तम तो यही होगा कि मैं इसके पास जाकर अपना अपराध स्वीकार कर लूं और इसकी सहायता मांगूं। दासी मौका पाकर हरिसमरन के कमरे में घुस गई और फिर उसके पैरों में गिरकर बोली, हे श्रीमान, मैं वही दुर्भाग्यशाली जीवा हूं जिसने राजा का धन चुराया है। हरिसमरन पहले तो चौंक गया, परंतु फिर उसे सारी बात समझ में आ गई और वह मन में सोचने लगा, ये तो वास्तव में ही अविश्वसनीय है। क्या भाग्य है मेरा! निसंदेह यदि किसी का भाग्य अच्छा हो तो उसके लिए सब कुछ संभव हो सकता है। मैं तो यहाँ पर अपनी मूर्ख जीभ को दोष दे रहा था और असली चोर स्वयं ही मेरे चरणों में आ पड़ा। वास्तव में गुप्त अपराध भयवश प्रकट हो ही जाता है। तभी वो दासी बोली, हे सज्जन, यह थोड़ा सा स्वर्ण आपके लिए है। कृपया इसे स्वीकार करें और मुझे फांसी के फंदे से बचा लें। हरिसमरन ने तत्काल ही सोच विचार कर लिया और बोला, हे धूर्त स्त्री, यहाँ से चली जा। मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पहले ही सब कुछ मालूम है। हे श्रीमान, कृपया मुझ पर दया कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। ठीक है, क्योंकि तूने मेरे चरणों में शरण ली है, इसीलिए मैं तेरा नाम नहीं लूंगा। तेरे पास जितना भी धन है जो तूने राजा के खजाने से चुराया है, वह तू शीघ्र जाकर राजा के बाग में अनार के पेड़ के नीचे दबा दे और यहाँ से भाग जा। दासी ने ठीक वैसा ही किया और फिर हरिसमरन आराम से अपने कमरे में लेटकर सो गया। अगली सुबह राजा ने हरिसमरन को बुलाया और पूछा, तो क्या तुम्हें अपराधी का पता चला? क्या तुम हमें बता सकते हो कि हमारा धन कहाँ पर है? हरिसमरन ने कहा, महाराज, हम महल के पीछे बाग में चलते हैं, मैं वहीं पहुंचकर आपको सब कुछ बताऊंगा। राजा और उसके कुछ सिपाही, साथ में मंत्री, सभी मिलकर बाग में गए और फिर हरिसमरन ने कहा, महाराज, उस अनार के पेड़ के नीचे भूमि को खुदवा दीजिए। जब सैनिकों ने वो जमीन खोदी तो सचमुच वहां पर एक धन की पोटली निकली, जिसमें राजा के खजाने से चुराई गई स्वर्ण मुद्राएं और हीरे मोती मौजूद थे। हरिसमरन ने कहा, यह लीजिए महाराज, आपका धन। इसमें कुछ धन कम है क्योंकि चोर वो धन लेकर भाग गए और आप उन चोरों को नहीं पकड़ सकते क्योंकि वो दूसरे राज्य में जा चुके हैं। अपना धन वापस पाकर राजा बहुत ही प्रसन्न था। वह कहने लगा, हरिसमरन, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ और तुम्हें खूब सारा इनाम देना चाहता हूँ। उसी वक्त राजा का मंत्री राजा को एक तरफ ले गया और कहने लगा, महाराज, मुझे इस आदमी पर शक है। क्या आप देख नहीं रहे कि ये व्यक्ति किस प्रकार अपनी जीविका कमा रहा है? राजा ने कहा, ये लोगों की खोई हुई वस्तुएं ढूंढकर उन्हें वापस लौटाकर बड़े बड़े इनाम पाता है। वो तो बात ठीक है महाराज, परंतु मुझे लगता है कि ये किसी चोरों के गिरोह का सरदार है। अगर ऐसी बात है तो बताओ, हम इसकी चाल को कैसे पकड़ सकते हैं? और फिर मंत्री ने राजा के कान में कुछ योजना समझाई। योजना सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहते हो, हम बिल्कुल वैसे ही इसकी एक परीक्षा ले लेते हैं, जिससे सिद्ध हो जाएगा कि ये वास्तव में ही अंतर्यामी है या फिर कोई ढोंगी है। राजा हरिसमरन के पास गया और कहने लगा, हरिसमरन, हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देने को तैयार हैं, परंतु उससे पहले हम तुम्हारी एक अंतिम परीक्षा लेना चाहते हैं। इसके बाद राजा ने मंत्री को संकेत किया और संकेत पाते ही मंत्री एक बंद मटकी लेकर
उनकी तरफ बढ़ा। असल में मंत्री ने उस मटकी में बगीचे में से ही एक मेंढक पकड़कर मटकी में बंद कर दिया था। राजा ने मटकी की तरफ इशारा करते हुए कहा, हे विद्वान, अगर तुम ये बता दो कि इस मटकी में क्या है तो मैं तुम्हें कई गांव और इसके अतिरिक्त जो भी तुम मांगोगे वो इनाम में दे दूंगा। एक बात और याद रखो, तुम्हें कोई समय नहीं दिया जाएगा। तुम्हें इसी वक्त यहीं पर बताना होगा कि इस मटकी में क्या है। हरिसमरन सोचने लगा, अरे हरिसमरन, तू तो आज मुसीबत में फंस गया। आज तो लगता है तेरा सिर धड़ से अलग होकर ही रहेगा। वह मन ही मन कह रहा था कि आज मेरा अंतिम समय आ गया है और अंतिम समय में मैं अपने सभी प्रियजनों को याद कर लेना चाहता हूँ। हरिसमरन ने आंखें बंद की और सोचने लगा, मेरी प्यारी पत्नी व मेरे बच्चे मुझे याद करेंगे। मेरी माँ तो मुझे बहुत ही स्नेह करती थी। मेरे पिता जिनके पास मैं कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाला हूँ, वह तो मुझे मेंढक का बच्चा कहकर पुकारते थे। अपने माता पिता और परिवार को याद करते करते हरिसमरन बहुत ही भावुक हो गया। भावनाओं में बहते बहते वह जोर जोर से रोते हुए चिल्लाने लगा, मेंढक का बच्चा, मेंढक का बच्चा। ये सुनते ही राजा और मंत्री चौंक पड़े। मंत्री ने तुरंत मटकी का ढक्कन हटाया और कहने लगा, महाराज, इसमें तो सचमुच मेंढक का बच्चा ही है। ये आदमी तो सच में एक अंतर्यामी है। वहां खड़े सभी लोग हरिसमरन की जय जयकार करने लगे। राजा ने खुश होकर कहा, हरिसमरन, आज से तुम मेरे दोस्त हो। तुम मुझसे क्या मांगते हो? मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने को तैयार हूँ। हरिसमरन ने कहा, महाराज, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि अब भविष्य में कोई भी व्यक्ति मुझसे अपनी खोई हुई वस्तुएं ढूंढने के लिए ना कहे। ठीक है हरिसमरन, जैसी तुम्हारी इच्छा। और राजा ने हरिसमरन को खूब सा धन दिया और उसे विदा कर दिया। उस दिन के बाद से हरिसमरन अपने परिवार के साथ एक सुखमय जीवन बिताने लगा।